स्टूडेंट्स, आज मैं अकाउंटेंसी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। इससे मैंने बहुत अच्छे टॉपिक्स को कवर किया है। आप देखिए, फर्स्ट टॉपिक क्या कहता है, लेखांकन का अर्थ बताइए। लेखांकन के अर्थ की बात कहें तो लेखांकन संगठन की आर्थिक घटनाओं को पहचानने, मापने और लिखकर, यहाँ पे लिखकर जो शब्द है वो उसको अगर आप व्यापक रूप से देखें तो मौद्रिक लेन देनों की लेखा करना, मौद्रिक लेन देनों का लेखा करना, वर्गीकरण करना, निष्कर्ष निकालना, विश्लेषण और निर्वचन करना रखने की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सूचना से संबंधित आंकड़े उपयोगकर्ताओं तक संप्रेषित किए जा सके। यहाँ पे लेखांकन जो कि एक व्यापक शब्द है, ठीक है, इसमें ये क्या क्या शामिल करता है, ये आर्थिक घटनाओं को पहचानने, उनको मापने। आर्थिक घटनाओं को पहचानने से अर्थ है कि ऐसे व्यवहार जो कि मुद्रा में मापे जा सकते हैं, संगठन के वो सभी व्यवहार आर्थिक व्यवहार कहलाएंगे। तो पहचानने, उनको मापने और उनको मौद्रिक लेन देनों का, यानी जो ये आपने आर्थिक व्यवहार देखे हैं उनका लेखा करना, उनका वर्गीकरण करना, उनका निष्कर्ष निकालना, विश्लेषण करना और निर्वचन करना कि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सूचना से संबंधित आंकड़े उपयोगकर्ताओं तक संप्रेषित किए जा सकते हैं। यानी ये आर्थिक घटनाओं को पहचानने, मापने और लिख कर रखने की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सूचना से संबंधित आंकड़े सूचना के उपयोगकर्ताओं तक, यानी जो उनको उनकी आवश्यकता है ऐसे उपयोगकर्ताओं तक संप्रेषित किए जा सकते हैं। ये लेखांकन कहलाता है। तो इसमें क्या क्या शामिल होता है, आर्थिक व्यवहारों को पहचानना, उनको मापना, उनका लेखा करना, वर्गीकरण करना, उनका निष्कर्ष निकालना, उनका विश्लेषण करना और उनका निर्वचन करना। आप इसी सीक्वेंस में से याद करें, क्योंकि ये न केवल लेखांकन के अर्थ को बताता है बल्कि लेखांकन की प्रक्रिया को भी समझाता है। अगर आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए कि लेखांकन की प्रक्रिया बताइए, तो लेखांकन की प्रक्रिया भी एज इट इज इसी तरह से आएगी कि आर्थिक घटनाओं को पहचानना, मापना और लिखना। यहाँ लिखने में एक व्यापक अर्थ लिया जाता है। लिखने का यहाँ मतलब क्या है, मौद्रिक लेन देनों का लेखा करना, वर्गीकरण करना, निष्कर्ष निकालना, विश्लेषण करना और उसका निर्वचन करने की प्रक्रिया जिसके माध्यम से उसे उसकी सूचनाकर्ताओं तक क्या है पहुंचा दिया जाए। ये है लेखांकन का अर्थ। तो हमेशा मैंने अपने क्वेश्चन के आंसर में इस तरह से एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कवर की है, जो कि मेरे लास्ट वीडियोस में भी मैंने करने की कोशिश की है कि आप ना केवल एक पॉइंट याद करें बल्कि आपको उसके साथ समझ बन सके कि आप उसको कैसे 3-4 क्वेश्चंस में कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर ये जो मैंने ब्लू में लिखे हैं, ये लेखांकन की प्रक्रिया के क्या है, चरण भी हैं। तो यहाँ पे आर्थिक घटनाओं को पहचानने, मापने और मौद्रिक लेन देनों का लेखा करने, वर्गीकरण करने, निष्कर्ष निकालने, विश्लेषण और निर्वचन करने की प्रक्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आर्थिक लेन देनों के कुछ उदाहरण दीजिए। अभी आपको बताया कि आर्थिक लेन देन का अर्थ होता है ऐसे व्यवहार संगठन के जो कि मुद्रा में मापे जा सकते हैं, जो कि आर्थिक प्रकृति के हैं। तो इनमें क्या क्या आता है, माल का क्रय करना, मशीनरी का क्रय करना, वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री, ये सब क्या है, आर्थिक व्यवहार है। इसके अलावा भी आप जानते हैं बहुत सारे व्यवहार हैं जो कि आर्थिक व्यवहार होते हैं। आपके किसी भी तरह का आप जो कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, जैसे सैलरी का पेमेंट हो रहा है, रेंट का पेमेंट हो रहा है, इंटरेस्ट पेमेंट हो रहा है या इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है, ये सब आर्थिक व्यवहार हैं जिनको कि अकाउंट्स क्या है लिखता है अपने बुक्स में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखांकन के उपयोगकर्ता कितने होते हैं। तो हमने तो लेखांकन के अर्थ में ही पढ़ा है कि लेखांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि अपने उपयोगकर्ताओं तक उनकी सूचना को संप्रेषित करती है। तो जब उसके उपयोगकर्ता को संप्रेषित करती है तो ये उपयोगकर्ता हैं कौन कौन। ये उपयोगकर्ता दो भागों में बांट दिए जाते हैं, जैसे आंतरिक उपयोगकर्ता और बाह्य उपयोगकर्ता। आंतरिक उपयोगकर्ता जो कि संगठन के आंतरिक भाग से संबंधित हैं, जैसे कि आपके स्वामी,
कर्मचारी, प्रबंधक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। बाह्य उपयोगकर्ता में कौन कौन शामिल है? निवेशक, लेनदार, बैंक और अन्य वित्तीय संस्थाएं, कर अधिकारी, नियमन एजेंसी, ग्राहक, सरकार और आपूर्तिकर्ता। ये सब क्या है? आंतरिक उपयोगकर्ता और बाह्य उपयोगकर्ता। ये ना केवल आपके लेखांकन के उपयोगकर्ता हैं या रुचि रखने वाले पक्षकार कहिए, ये वित्तीय विवरण के भी उपयोगकर्ता और वो पक्षकार जो कि उनमें रुचि रखते हैं, ये सेम है। तो आपके क्वेश्चन ना केवल आपके लेखांकन के उपयोगकर्ता को पूछा गया है, बल्कि आप इसे वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ता भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेखांकन की पहली सीढ़ी क्या है? पुस्तपालन। देखिए, पुस्तपालन का अर्थ जो कि एक छोटी अवधारणा है लेखांकन से, ठीक है, पर ये इसे समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि एक व्यक्ति जो कि अपने व्यवसाय के दिन प्रतिदिन के व्यवहारों को क्या है याद रखने में असमर्थ रहता है, इसलिए वो अपनी जो भी व्यवहार होते हैं आर्थिक व्यवहारों को, उनको किसी न किसी बुक्स में लिख लेता है। यानी आर्थिक व्यवहारों को पहचान कर उन्हें बुक्स में लिख लेना क्या कहलाता है? बुक कीपिंग कहलाता है। तो बुक कीपिंग एक क्या है? छोटी अवधारणा है, जबकि लेखांकन तो मैंने आपको बताया, मैंने उसे ब्लू लाइन से इंडिकेट कर रखा था कि आपने ना केवल उनको पहचानना है, उन्हें क्या करना है? मापना भी है, फिर उनको लिखना। अब लिखने में यहाँ पर जो व्यापक रूप लिया जाता है, जब लेखांकन पढ़ा जाता है तो उसका रूप व्यापक हो जाता है, जिसमें हम उनको लिखने की जो प्रक्रिया है उसमें लिखना, वर्गीकरण करना, उनका सारांशित करना, उनको विश्लेषण करना और उनका निर्वचन करना शामिल करते हैं। तो यहाँ पे केवल बुक कीपिंग लिखने तक की क्रियाएं क्या है? शामिल करता है। तो लिखने तक का काम किसका है? बुक कीपिंग का। तो बुक कीपिंग क्या है? पहली सीढ़ी है। उसके बाद में आगे का वर्गीकरण और ये सब जो भी है, निर्वचन, ये आपके विश्लेषण, ये सब आपके क्या हैं? आगे के लेखांकन के शब्द मतलब अर्थ को व्यापक कर देते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, लेखांकन का जनक लुकास पेसियोली को माना जाता है और वे एक गणितज्ञ और फ्रांसिस्कन भिक्षु थे, जिन्होंने 1494 में अपनी पुस्तक सुम्मा डे अर्थमेटिका, याद रखें, सुम्मा डे अर्थमेटिका कॉमा जियोमेट्रिया कॉमा जो कि आपके प्रोपोर्शनी और एट प्रोपोर्शन लिटा में डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम का वर्णन किया था। अब अगर आप 11वीं क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपको इतना ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको लुकास पेसियोली का नाम याद रखना है, क्योंकि लेखांकन के जनक कौन माने जाते हैं? लुकास पेसियोली। और आपको बताना है कि इन्होंने डबल एंट्री सिस्टम जो कि आपके था बुक कीपिंग, जो डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम बताया था, और कब बताया था? 1494 में। लेकिन अगर आप कोई कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हैं तो फिर आपको इनके लिए बुक के नाम याद करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेखांकन के जो 3 प्रकार माने गए वो हैं वित्तीय लेखांकन, प्रबंधकीय लेखांकन और लागत लेखांकन। नेक्स्ट देखिए, व्यापार में जो वस्तु खरीदी और बेची जाती है उसे क्या कहा जाता है? माल कहा जाता है। ऐसी वस्तुएं जिन्हें कि व्यवसाय बेचने के लिए खरीदता है और जिसको बेचकर वो लाभ कमाता है, वो सभी वस्तुएं जिनका वो व्यापार करता है, यानी खरीदता और बेचता है, वो सभी वस्तुएं क्या कहलाती हैं? माल कहलाती हैं। जैसे कि एक फर्नीचर बेचने, यानी फर्नीचर के अगर शॉप का लिए फर्नीचर क्या है? माल है, जबकि दूसरे किसी व्यवसाय के लिए फर्नीचर एक संपत्ति हो सकता है। तो वो वस्तु जो कि क्या है, इसलिए खरीदी या बनाई जाती है ताकि उसे बेचकर लाभ कमाया जाए, और ये जो खरीदने और बेचने की जो प्रक्रिया है वो भी निरंतर रूप से चलती रहनी चाहिए। तो माल हो गया, आपके वस्तु खरीदी और बेची जाती है उसे माल कहा जाता है। ये शॉर्ट में थोड़ा सा अर्थ है। विपरीत प्रविष्टि रोकड़ बही में की जाती है। विपरीत प्रविष्टि जो कि कॉन्ट्रा एंट्री होती है वो हमेशा किससे संबंधित होती है? कैश बुक से। और ये कब होती है? ये तब होती है जब हम कैश बुक में कोई ऐसा व्यवहार लिख रहे होते हैं जिससे कि कैश और बैंक के कॉलम दोनों आपस में क्या है? एक दूसरे से व्यवहार करते हैं।
यानी आपने जैसे बैंक में जमा कराए, तो बैंक और कैश दोनों कॉलम पर इसका प्रभाव पड़ेगा, और इन दोनों के प्रभाव को बराबर करने के लिए, या ये कहें कि उनके प्रभाव को समाप्त करने के लिए जो एंट्री की जाती है वो कहलाती है कॉन्ट्रा एंट्री, और इसे LF में जो आपके C के नाम से भी इंडिकेट किया जाता है एंट्री के सामने। नेक्स्ट देखिए, वर्ष के अंत में जो माल बिना बिका रह जाता है या शेष रह जाता है उसे क्या कहा जाता है, क्लोजिंग स्टॉक। नेक्स्ट देखिए, सहायक बहियाँ जनरल का उपविभाजन है। सहायक बहियाँ, जब जनरल का काम बढ़ जाता है, और ये काम कब बढ़ता है, जब व्यवसाय का आकार बड़ा हो जाता है, तो जो आर्थिक व्यवहार हैं संगठन के वो अधिक मात्रा में होने लगते हैं, और जब अधिक मात्रा में होने लगते हैं तो जनरल का भार बढ़ने के कारण उसके कार्य को हल्का करने के लिए जो अलग से बहियाँ विशेष कार्य के लिए बनाई जाती हैं वो कहलाती हैं सहायक बहियाँ। तो सहायक बहियाँ क्या हैं, जनरल का उपविभाजन है। और जो सहायक बहियाँ हैं उनके नाम क्या क्या हैं आपके, कैश बुक, इसके अलावा आपके परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, आपके जनरल प्रॉपर, इस आपके इसके देय विपत्र यानी BP बुक, और बिल्स रिसीवेबल बुक। टोटल 8 बुक्स होती हैं। ये सहायक बहियाँ हैं, और ये सहायक बहियाँ हर व्यवसाय अपनी आवश्यकता अनुसार इनकी मात्रा को कम या ज़्यादा कर सकता है। इन 8 बहियों में से हर व्यवसाय अपने हिसाब से 8 भी रख सकता है, या अपने आवश्यकता के अनुसार इनकी संख्या कम ज़्यादा भी कर सकता है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। डैश संकल्पना के अनुसार व्यवसाय का स्वामी से पृथक और स्वतंत्र अस्तित्व है। तो ये कौन सी संकल्पना है, इसे इकाई संकल्पना या पृथक अस्तित्व अवधारणा भी बोला जाता है, जिसमें ये माना जाता है कि स्वामी अलग है और जो व्यवसाय है वो अलग है, दोनों अपना अलग अलग अस्तित्व रखते हैं। इसीलिए स्वामी जब भी व्यवसाय में कोई भी पूंजी के रूप पैसा लगाता है, पूंजी के रूप में उसे व्यवसाय लेता है। तो व्यवसाय पूंजी के रूप में एक दायित्व लेता है स्वामी से, और जब इसी तरह स्वामी व्यवसाय से कोई पैसा निजी उपयोग के लिए निकालता है तो वो उसके लिए क्या कहलाता है, आहरण कहलाता है। तो ये संकल्पना पूंजी और आहरण को क्या है, पोषित करती है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, मूल प्रविष्टि की प्रथम पुस्तक क्या है, जनरल। हम सब जानते हैं कि जब पहली बार हम लेखांकन व्यवहारों को जिस बुक में लिखते हैं वो क्या कहलाती हैं, हमारी प्रथम पुस्तक, या जिसे हम जनरल कहते हैं प्रारंभिक बही। ठीक है, और इसी के अगर हम उपविभाजन कर दें तो सहायक बहियाँ आपकी वो भी प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तकें कहलाती हैं, लेकिन प्राथमिक प्रथम पुस्तक जो होती है वो कौन सी होती है, आपकी मूल प्रविष्टि की जनरल होती है। ख्याति, पेटेंट और कॉपीराइट अदृश्य संपत्तियों के उदाहरण हैं। इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स कौन सी होती हैं, जो कि व्यवसाय में अदृश्य रूप से क्या है, शामिल होती हैं, जैसे कि ख्याति, पेटेंट, कॉपीराइट। इन्हें देखा नहीं जा सकता है, लेकिन इन्हें संस्था के जो आपके सफलता है या इनके जो रूप हैं उनके रूप में, यानी इनके पैसों के रूप में हो सकते हैं, इनके जो आपके ट्रेडमार्क वगैरह हैं, इनके राइट्स के रूप में आपको ये क्या है महसूस होती हैं, या इनकी शक्ति इनका कार्य कर, ये शक्ति के रूप में कार्य करती हैं। ये इनका कार्य क्या है, एक संगठन को शक्ति प्रदान करना, ग्राहक खींच के लाना, एक मजबूती प्रदान करना। तो ये अदृश्य संपत्तियां जो कि ख्याति, पेटेंट और कॉपीराइट है, ये इसके उदाहरण हैं। बेचे गए माल की लागत इक्वल्स टू विक्रय माइनस सकल लाभ। अब यहाँ पे जो बेचे गया माल है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसका फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स माइनस क्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामान्यतः लेखांकन अवधि 12 माह या 1 वर्ष। ठीक है, जो लेखांकन अवधि है वो सामान्यतः क्या है, 1 वर्ष मानी जाती है। देखिए व्यवसाय की, जो कि आप जानते हैं कि व्यवसाय तो निरंतर चलता रहता है, लेकिन व्यवसाय के लाभ हानि और इनको व्यवसाय की स्थिति को ज्ञात करने के लिए उनकी जो अवधि तय कर दी जाती है वो सामान्यतः 1 वर्ष रखी जाती है। और ये जो अवधि है
ये कभी भी व्यवसाय शुरू कर सकता है, जैसे 1 जनवरी से दिसंबर तक हो सकता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हो सकता है। तो हमारे भारत में आयकर अधिनियम के अनुसार 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की लेखांकन अवधि मानी गई है, लेकिन व्यवसाय लेखांकन अवधि 1 वर्ष की आपके कहीं से भी जनवरी से भी ले सकता है, या अपने जो उनके जो राज्य या उसके हिसाब से उनको भी ले सकता है। नेक्स्ट देखिए, लेन देनों को दर्ज करने के आधार क्या होते हैं? प्रमाणक। प्रमाणक होते ही क्या हैं? प्रमाणक वे क्या हैं? रसीदें या वे प्रलेख हैं जिनके आधार पर किन्हीं लेन देनों को आप बुक्स में लिखते हैं, यानी लेखांकन के बुक्स में लिखने के लिए जो भी आपके रिसिप्ट्स हैं या जो भी आपके बिल्स हैं या ऐसे प्रलेख जो कि उसकी घटना को सत्यता दर्शाते हैं कि वास्तव में ये व्यवहार हुआ है और इतने का हुआ है, वही क्या कहलाते हैं? प्रमाणक कहलाते हैं। तो लेन देनों को दर्ज करने का आधार क्या होते हैं? प्रमाणक होते हैं। जीएसटी का पूरा नाम सब जानते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। जीएसटी पूरे भारत में कब लागू हुआ? तो 1 जुलाई 2017 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तलपट बनाने की कितनी विधियां हैं? तलपट बनाने की क्या है? 3 विधियां, जो कि कौन सी है? योग विधि, शेष विधि और तीसरी योग एवं शेष विधि। नेक्स्ट देखिए, रोकड़ बही का शेष सदैव डेबिट ही होता है। अब रोकड़ बही का जो बैलेंस है उसका जो कैश का कॉलम है, ठीक है, तो वो हमेशा डेबिट ही क्यों होता है? क्योंकि डेबिट इसलिए है, आपके पास में जितना रोकड़ व्यवसाय में रखा हुआ है उससे अधिक व्यवसाय रोकड़ खर्च नहीं कर सकता है। यहाँ पे इसीलिए क्या माना जाता है कि भाई रोकड़ आपके हमेशा कैसा शेष दिखाएगी? डेबिट का शेष। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ग्राहक द्वारा लौटाए हुए माल का लेखा। ग्राहक ने कोई माल लौटाया है और जो कि हमने क्या किया होगा? जरूर सेल्स किया होगा। तो सेल्स में जो वापस रिटर्न आई है उसे हम क्या कहते हैं? सेल्स रिटर्न। तो इसे विक्रय वापसी बही यानी सेल्स रिटर्न बुक में दर्ज किया जाएगा। रोकड़ बही के बैंक स्तंभ का जमा शेष बैंक अधिविकर्ष की स्थिति दिखाता है। अब रोकड़ बही का कैश का कॉलम नहीं बोला गया है, कैश का कॉलम तो सदैव डेबिट बैलेंस ही दिखाएगा, लेकिन क्या है, जो आपका बैंक का कॉलम है वो कॉलम आपके जमा क्रेडिट का बैलेंस दिखा सकता है। और जब वो क्रेडिट का बैलेंस दिखाएगा, इसका मतलब क्या है कि आपका जो बैलेंस है वो कैसा जा रहा है? ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट की स्थिति कब होती है? जब कोई खाता धारक अपने बैंक में जमा राशि से अधिक राशि क्या है? निकाल लेता है। तो यही अधिक राशि का जो आपके अमाउंट है वो क्या कहलाता है? बैंक अधिविकर्ष। तो यानी जमा शेष रोकड़ बही का क्या कहलाएगा? बैंक ओवरड्राफ्ट। फिर बैलेंस शीट के घटक। बैलेंस शीट आप जानते हैं कि 2 हिस्सों में बटी होती है, एक संपत्ति पक्ष और एक दायित्व पक्ष। तो यहाँ पे 2 पक्ष होते हैं, यहाँ घटक कहें 2 पक्ष हैं। फिर बकाया मजदूरी एक चालू दायित्व है। अभी हमने पढ़ा बैलेंस शीट में लायबिलिटीज़ हैं और लायबिलिटीज़ के भी क्या हैं? अपने करंट और ये कहें कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़। तो यहाँ पे जो आपके बकाया मजदूरी यानी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहें तो वो आपके कैसे होते हैं? चालू दायित्व यानी करंट लायबिलिटी में शामिल होते हैं। अब एक और है फिल इन द ब्लैंक्स, जो कि गत वर्ष के चिट्ठे से लिए गए संपत्तियों और दायित्वों का शेष। ठीक है, लास्ट ईयर का जो बैलेंस शीट हमने बनाया, व्यवसाय ने जो उसको तैयार किया, वो उसने जितने भी एसेट्स और लायबिलिटीज़ के बैलेंस बनाए थे, उन बैलेंस को नए वर्ष में जब लिखने के लिए जो पहली प्रविष्टि की जाती है, वो पहली प्रविष्टि क्या कहलाती है? प्रारंभिक प्रविष्टि या ओपनिंग एंट्री, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। गत वर्ष का चिट्ठा यानी लास्ट ईयर का बैलेंस। लास्ट ईयर की बैलेंस शीट के जो बैलेंसेस हैं एसेट्स के और लायबिलिटीज़ के, इन एसेट्स और लायबिलिटीज़ के जो बैलेंसेस हैं, जब हम उनको आगे लाकर व्यवसाय के पहले दिन, अपने नए वर्ष के पहले दिन उसे पहली प्रविष्टि के रूप में लिखते हैं, वही क्या कहलाती है? प्रारंभिक प्रविष्टि। नेक्स्ट देखिए, यदि किसी प्रविष्टि में एक खाते को डेबिट
और एक से अधिक खातों को क्रेडिट किया जाए, ठीक है, तो ऐसी प्रविष्टि क्या कहलाएगी? मिश्रित प्रविष्टि, संयुक्त प्रविष्टि या मिश्रित प्रविष्टि। जब एक ही प्रकार के व्यवहार होते हैं तो कई बार उनको अलग अलग लिखने की बजाय व्यवसाय एक ही क्या है, या तो डेबिट के अधिक होंगे और क्रेडिट का, या क्रेडिट के अधिक हो डेबिट के कम हो, तो इनको लिख कर क्या है एक ही प्रविष्टि कर देते हैं। जैसे कि आपने सैलरी भी चुकाई व्यवसाय की और आपने रेंट भी चुकाया, तो सैलरी और रेंट दोनों ही क्या है एक्सपेंसेस हैं बिजनेस के, दोनों से क्या है दोनों अपने अपनी प्रकृति के हिसाब से डेबिट होंगे और इनमें जाता भी क्या है, मान लीजिए इन्हें कैश में चुकाया गया है तो यहाँ से जाएगा भी कैश, तो यहाँ पे एंट्री क्या बन जाएगी? सैलरी अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। तो ये क्या हो गया? मिश्रित प्रविष्टि। संयुक्त प्रविष्टि, दो प्रविष्टियाँ अलग अलग करने की बजाय एक प्रविष्टि कर दी गई जिसमें दो खाते डेबिट हो गए, एक क्रेडिट हो गया। या यह कोई ऐसी एंट्री है जिसमें एक खाता डेबिट है और दो खाते क्रेडिट है, तो भी मिश्रित प्रविष्टि। तो कोई भी एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, वर्ष के अंत में सभी खातों का शेष ज्ञात कर लेने के बाद उन्हें व्यापार खाते और लाभ हानि खाते में परिवर्तित करने के लिए जो मुख्य रोजनामचा में जो प्रविष्टि की जाती है, मुख्य रोजनामचा मतलब जनरल प्रॉपर में, उसे क्या कहा जाता है? क्लोजिंग एंट्री कही जाती है। क्या कहा जाता है? क्लोजिंग एंट्रीज कही जाती है। किस लिए की जाती हैं? जो कि वर्ष के अंत में हमने जितने भी यानी पूरे साल के हमने जो भी खाते बनाए थे उन खातों की हमने क्या की? खतौनी की थी। खतौनी करके हमने उनके बैलेंसेस निकाल लिए थे। अब उन बैलेंसेस को हम ट्रेडिंग और P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। याद रखें, बैलेंस शीट के लिए नहीं, ट्रेडिंग और P&L के लिए जो हम क्या है ट्रांसफ़र करने की जो एंट्रीज़ कर रहे हैं, उस एंट्रीज़ को किया किस में जाता है? जनरल प्रॉपर में। तो जनरल प्रॉपर में करने के लिए जो एंट्रीज़ करते हैं, प्रविष्टियाँ करते हैं, वो कहलाती हैं अंतिम प्रविष्टियाँ। ध्यान रखने की बात यह है कि अंतिम प्रविष्टियाँ यानी अंतिम प्रविष्टियाँ कई सारी होती है, जबकि ओपनिंग एंट्री यानी प्रारंभिक प्रविष्टि केवल एक होती है और दोनों ही जनरल प्रॉपर में की जाती हैं। चाहे ओपनिंग एंट्री करें साल के शुरू में पहली एंट्री, या फिर वर्ष के अंत की जो कि क्लोजिंग एंट्रीज होती हैं ट्रेडिंग और P&L को कवर करने के लिए, तो वो होती हैं जनरल प्रॉपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि उपार्जित आय एक्यूड इनकम तलपट के अंदर दिखाया गया है। अब आप समायोजन करने जा रहे हैं और आपको उपार्जित आय एक्यूड इनकम जो कि कोई भी हो सकती है, उस एक्यूड इनकम को तलपट के अंदर दिखाया गया है। तो जो भी आपके आइटम तलपट के अंदर होते हैं उन आइटम्स को आप कभी भी दो जगह नहीं दिखाते हैं, जबकि जो भी आप समायोजन तलपट के बाहर वाली प्रविष्टियों का करते हैं, ठीक है, समायोजन तलपट के बाहर वाली जो प्रविष्टियां होती हैं उनका ही किया जाता है। तो ये जो तलपट के बाहर प्रविष्टियां की जाती हैं उनको हम हमेशा दो अंतिम खातों में से किसी भी दो में सेट करते हैं। यानी जैसे कि ट्रेडिंग और P&L में हो सकता है, ट्रेडिंग और बैलेंस शीट में हो सकता है, P&L और बैलेंस शीट में हो सकता है। तो उनके जो प्रभाव हैं वहाँ पे दो पक्षों में दिखते हैं, लेकिन यहाँ पे जो तलपट के अंदर आइटम होते हैं उनको केवल एक ही साइड दिखाया जाएगा। और ऐसी आय जो है यहाँ पे, क्योंकि किसकी बात की जा रही है? एक्यूर्ड इनकम की। एक्यूर्ड इनकम को बैलेंस शीट की एसेट साइड में दिखाया जाता है। थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा था कि जो बकाया मजदूरी थी जो कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, उसको कौन सी साइड दिखाया जाएगा? लायबिलिटी साइड में, जबकि एक्यूर्ड इनकम को एसेट साइड में। जब कोई फर्म रोकड़ बही बनाए रखती है तो उसे क्या बनाने की आवश्यकता नहीं होगी? उसे रोकड़ खाता बनाने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि जो रोकड़ बही है वो रोकड़ बही न केवल बही का काम करती है बल्कि खाते का भी काम करती है, यानी लेजर पोस्टिंग का भी काम करती है। तो इसलिए रोकड़ बही बनाने के बाद में आपको रोकड़ खाता बनाए रखने की आवश्यकता नहीं है। समायोजन प्रविष्टियाँ लेखांकन के उपार्जन आधार को लागू करने में मदद करती हैं। ये आप याद रखें कि उपार्जन आधार को बनाने के लिए ही क्या है, समायोजन प्रविष्टियाँ की जाती हैं। यहाँ पे मैं वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, इसलिए अभी मैं यहाँ ही इनको ख़त्म करती हूँ। इसके अलावा इस PDF में बहुत कुछ है,
जो कि आपको मदद करेगा। मैं इसके लिए नेक्स्ट वीडियो कवर करती हूँ। ये आपको यहाँ तक काफ़ी अच्छी कॉन्सेप्ट को बता चुका है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स को हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेते हैं। ओके, थैंक यू व्यूअर्स।